हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, उनकी डेफिनेशन और उनके एसेंशियल्स। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं उन्हीं एसेंशियल्स को ब्रीफ में, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए, हमारी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज एन ऑफर, राइट? सो ऑफर को डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इन सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर। इसी तरीके से ऑफर के बाद होता है क्या? एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज बी में। अब अगर आप लोगों को सेक्शंस पता चल गए हैं तो हम लोग बात करते हैं इनकी डेफिनेशंस की और इनको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, राइट? देखिए, आप लोगों को ऑफर और एक्सेप्टेंस मैंने क्लास 1 में थोड़ा सा बताया था, राइट? हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था गाड़ी वाला कि मिस्टर ए मिस्टर बी के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि मुझे आपकी गाड़ी खरीदनी है 5 लाख में। अब मिस्टर ए क्या कर रहे हैं? मिस्टर ए मिस्टर बी को एक ऑफर दे रहे हैं, यानी कि मिस्टर ए अपनी विल को, अपनी मर्जी को सिग्निफाई कर रहे हैं मिस्टर बी को, बता रहे हैं मिस्टर बी को कि देखिए मुझे आपकी गाड़ी खरीदनी है, राइट? तो वो कुछ काम करने के लिए उनसे कह रहे हैं। और ये सब वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि मिस्टर बी मान जाए, राइट? इसी तरीके का एक एग्जाम्पल और भी हो सकता है। मान लीजिए कि मिस्टर ए एक डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन मिस्टर बी जो कि बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया डांसर हैं, उनको लगता है कि यार मैं पार्टिसिपेट तो करूंगा लेकिन जब तक मिस्टर बी इस कॉम्पिटिशन में ना, मैं हार जाऊंगा। तो मिस्टर ए मिस्टर बी के पास जाता है और उनको कहते हैं कि देखिए आप ऐसा कीजिए, आप 5 लाख रुपए मुझसे ले लीजिए लेकिन इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कीजिएगा। तो ये भी एक वैलिड ऑफर है जहां पर मिस्टर ए मिस्टर बी को कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको पैसे दूंगा। यानी कि यहाँ पर भी वो अपनी विल सिग्निफाई कर रहे हैं ताकि सामने वाला बंदा बस मान जाए किसी तरीके से। तो इसी चीज को हम लोग ऑफर कहते हैं। अब हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी ऑफर को इसी तरीके से डिफाइन करता है। क्या कहता है कि जब एक पर्सन सामने वाले बंदे को बता रहा है, सिग्निफाई कर रहा है क्या, अपनी विलिंगनेस कि मैं ये करना चाहता हूं या फिर मैं ये नहीं करना चाहता। और ये सब वो क्यों कर रहे हैं? ताकि उनको सामने वाले बंदे का एसेंट मिल सके, उनकी मर्जी पता चल सके, उनकी हामी मिल सके, राइट? इसी को कहा जाता है ऑफर। अब बात करते हैं कि ऑफर के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तो देखिए कि जो ऑफर के एसेंशियल्स है ना, ये ऑफर की डेफिनेशन में से ही निकाले हुए, इनको आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले ऑफर देगा एक पर्सन, राइट, जिसको हम बोलेंगे ऑफरर। अब जब ये एक्सेप्टेंस मिल जाएगा, ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाएगा, तब वो पर्सन जिसने ऑफर दिया था वो ऑफरर से बन जाएगा प्रॉमिसर, राइट? तो सबसे पहला एसेंशियल क्या है? प्रॉमिसर या ऑफरर की, एक ऐसे इंसान की जो एक ऑफर दे, राइट? अब ये क्यों दिया जा रहा है? ताकि हम अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस कर सके कुछ करने या ना करने की। और ये विलिंगनेस हम क्यों आके दे रहे हैं, सिग्निफाई कर रहे हैं? ताकि मुझे सामने वाले बंदे का एसेंट, उसकी हामी पता चल सके, राइट? अब ये जो है ऑफर हमारा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव का भी एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया और नेगेटिव का भी एग्जांपल दे दिया मैंने आपको डांस वाला, राइट? चलिए, अब एसेंशियल्स ऑफ ऑफर क्लियर हो गया तो हम लोग बात करते हैं काइंड्स ऑफ ऑफर के बारे में। देखिए, हमारी ऑफर ना जनरली ये 5 टाइप्स की है, राइट? सबसे पहला जिसमें आ जाता है जनरल ऑफर। देखिए, अगर मैं न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देती हूँ कि मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है, तो ये एक जनरल ऑफर है। अब इतनी बड़ी कम्युनिटी में से कोई भी पर्सन मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन अगर मिस्टर ए मिस्टर बी के पास जा रहे हैं कि आप मुझसे मेरी गाड़ी खरीद लीजिए, तो ये एक स्पेसिफिक ऑफर है, स्पेशल ऑफर है जो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर बी को दिया जा रहा है, राइट? इसी तरीके से आता है हमारा नेक्स्ट ऑफर विच इज काउंटर ऑफर। अब देखिए, मिस्टर ए मिस्टर बी के पास जाते हैं कि मुझे अपनी गाड़ी बेच दीजिए, और मिस्टर बी कहते हैं कि मैं ये गाड़ी 8 लाख रुपए में आपको बेचूंगा। लेकिन मिस्टर ए कहते हैं कि देखिए नहीं नहीं, 8 लाख में तो मैं नहीं खरीद सकता, तो आप मुझे ये गाड़ी 5 लाख में बेच दीजिए। अब यहाँ पर जो ओरिजिनल ऑफर था 8 लाख वाला, वो खत्म हो चुका है और एक नया ऑफर क्रिएट हो चुका है 5 लाख वाला। इसका मतलब जो हमारा इनिशियल ऑफर था वो खत्म हो गया और नया वाला ऑफर आ गया जिसको हम लोग बोलेंगे काउंटर ऑफर। और ये अब मिस्टर ए के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। अब नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑफर आती है क्रॉस ऑफर की। क्रॉस ऑफर क्या है आखिर? अब देखिए, मान लीजिए कि मिस्टर ए मिस्टर बी को बोलते हैं कि मुझे आपकी गाड़ी खरीदनी है कुछ 7 लाख रुपए में, और मिस्टर ए मिस्टर बी को एक पोस्ट लिखते हैं, लेकिन मिस्टर बी को ये बात पता नहीं होती है। मिस्टर बी भी मिस्टर ए को एक ईमेल ड्राफ्ट करते हैं कि मैं आपसे ये गाड़ी खरीदना चाहता हूँ 7 लाख रुपए में। देखिए, दोनों ही पार्टीज ऑफर दे रही हैं, लेकिन दोनों ही पार्टीज को ये नहीं पता कि सामने वाली पार्टी ऑलरेडी ऑफर दे चुकी है। इसको हम लोग कहेंगे क्रॉस ऑफर, राइट? अब आखिरी टाइप ऑफ ऑफर आता है हमारा स्टैंडिंग ऑफर। आप लोग यूनिवर्सिटी में फॉर्म्स भरते हैं ना, तो एक समय के लिए वो जो फॉर्म्स हैं वो वैलिड होते हैं। यानी कि जब यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन रन करती है तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया जाता है कि आपको इस टाइम पीरियड तक अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है।
यानी कि जो ऑफर यूनिवर्सिटी दे रही है आप लोगों को वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए वैलिड है। तो जितने टाइम वो ऑफर वैलिड रहेगा वो ऑफर होगा स्टैंडिंग ऑफर, राइट। तो ये हो गए हमारी टाइप्स ऑफ ऑफर। और जनरल ऑफर के अंदर हमारा एक बहुत फेमस केस है कार्लल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का, जो मैंने अपनी दूसरी केस लॉज वाली वीडियोस में अलग से कवर किया। तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग उसको देख सकते हैं, राइट। नाउ वैलिड ऑफर के एसेंशियल्स पढ़ लिए हमने, अब थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लेते हैं। आ जाते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, राइट। देखिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि जो हम ऑफर दे रहे हैं उसमें हमारा पर्पस क्या होना चाहिए, लीगल रिलेशंस क्रिएट करने का। यानी कि कोई भी पर्सन अगर विंडो शॉपिंग करने जा रहा है तो वो एक वैलिड ऑफर नहीं दे रहा, क्योंकि उसका कोई इंटेंशन ही नहीं है कि आगे कॉन्ट्रैक्ट कर सके, तो इसीलिए वो एक वैलिड ऑफर कंप्राइज नहीं करेगा, राइट। दूसरी बात ये कि जो हमारा ऑफर है ना ये सर्टेन डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। यानी कि जब मिस्टर ए मिस्टर बी के पास जाते हैं तो उनको बताना पड़ेगा कि मैं आपकी ब्लू वाली कार, ब्लू वाली होंडा सिटी खरीदना चाहता हूँ 7 लाख रुपए में। यानी कि ये जो ऑफर है ना ये क्लियर होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। अदरवाइज मिस्टर बी को कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी वाली गाड़ी खरीदना है अगर उनके पास 2-3 गाड़ी है तो, है ना। उसके बाद जब तक मैं सामने वाले पर्सन को बताऊंगी नहीं तब तक उसको पता भी नहीं चलेगा, विच मीन्स कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसी के बाद आ जाता है हमारा व्यू टू ऑब्टेन एसेट, राइट। अब कम्युनिकेट हम क्यों कर रहे हैं, ताकि सामने वाला बंदा हाँ बोल दे ना। इसके अलावा देखिए हमारा ऑफर कई बार ना कंडीशनल भी हो सकता है। जब यूनिवर्सिटी आप लोगों को एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए कहती है, ऑफर देती है एडमिशन के लिए, तो वहां पर उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि 55% एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो क्या ये ऑफर वैलिड है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, राइट। चलिए अब आ जाते हैं हम, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म दैट नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मिस्टर ए मिस्टर बी से कहते हैं कि देखिए आप मुझसे ये फोन 5,000 रुपए में खरीद लीजिए। अगर आपने 1 हफ्ते में मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं ये मानूंगा कि आप इस फोन को मुझसे खरीदना चाहते हैं। अब ये क्या बात हो गई? इसका मतलब अगर आप कोई भी ऑफर ऐसा करते हो, सामने वाले बंदे को बोलते कि देखो अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तो मानूंगा तुमको खरीदना। सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड दैट ऑफर वुड नॉट बी वैलिड, ओके। चलिए अब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। ऑल्सो ये एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। याद कीजिए पहली क्लास को मैं जाके सामने वाले पर्सन को बोलती हूँ कि मुझे आपसे ये चीज खरीदनी है, ये एक एक्सप्रेस ऑफर है। लेकिन अगर एक शू मेकर या एक शू पॉलिश करने वाला पर्सन मेरे पास आता है, मेरे शूज पॉलिश करने लगता है, तो ये एक इम्प्लाइड ऑफर है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं उसे मना भी कर सकती हूँ, राइट। अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो आपसे कह रहा है दैट ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मेयर एन स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन और एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। यानी कि देखिए अगर कोई पर्सन एक इंटेंशन का स्टेटमेंट देता है, जैसे मैं कहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब मेरी मदर के नाम हो जाए, तो ये एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन है और ये एक वैलिड ऑफर कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा। इसी तरीके से एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि इन्विटेशन टू एन ऑफर है या फिर एक अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट कैसे कि मैं बोलती हूँ कि जितने भी बच्चे इस बारी फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करते हैं उनको मैं इंटरमीडिएट में फ्री में पढ़ाऊंगी, तो क्या ये वैलिड अनाउंसमेंट है या क्या ये एक ऑफर कॉन्टेम्पलेट करेगा? द आंसर इज नो, बिकॉज ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट की तरह दिया गया। इसी तरीके से अगर मैं किसी पर्सन को एक स्टेटमेंट ऑफ प्राइस बता रही हूँ, और ये बहुत ही फेमस केस है हमारा हार्वी वर्सेस फिशी केस, जिसको हम लोग बम्पर हॉलपेन केस भी बोलते हैं, और ये वाला वीडियो भी मैंने ये वाला केस लॉ भी कवर किया है अपने वीडियोस के अंदर, जो कि हमारे केस लॉ के ऊपर एक सेपरेट सेक्शन बन रहा है, राइट। तो वहां पर आप लोग इस चीज को देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए कि एक स्टेटमेंट ऑफ प्राइस को क्या हम ऑफर बोलेंगे? नहीं। अगर मैं एक टेंडर भेजती हूँ किसी को या एक लिस्ट भेजती हूँ कि इस चीज का ये प्राइस है, तो वो भी एक वैलिड ऑफर नहीं होगा, राइट। वो सिर्फ एक स्टेटमेंट, एक कोटेशन है प्राइस की, ओके। इसी तरीके से एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर टू डू बिजनेस, अगर मैं एक एडवर्टाइजमेंट रन करती हूँ कि मुझसे एक गुड्स खरीद लीजिए आप ऑक्शन में, यानी कि ये वाले गुड्स ऑक्शन में सस्ते में बिक रहे हैं, तो ये भी एक वैलिड ऑफर कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा, राइट। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, व्हिच इज एक्सेप्टेंस। सो हमारा एक्सेप्टेंस डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर। और क्या कहता है एक्सेप्टेंस? जैसे ऑफर कहता है ना कि जब एक पर्सन दूसरे वाले पर्सन को अपनी विल सिग्निफाई करता है, वैसे ही एक्सेप्टेंस भी बोलता है कि जब एक पर्सन जिसको प्रपोजल दिया गया था वो अपनी मर्जी, अपनी विल सिग्निफाई करता है सामने वाले पर्सन को, तो हम मानेंगे कि ऑफर जो है वो एक्सेप्ट हो गया है, राइट। अब जिस तरीके से ऑफर को रिलेटेड कुछ लीगल रूल्स थे, उसी तरीके से एक्सेप्टेंस के लिए भी है। और ये लीगल रूल्स कहाँ से डिफाइन किया है? इसके डेफिनेशन में से, राइट। तो देखिए कुछ भी अलग नहीं है। क्या कह रहा है कि एक्सेप्टेंस कौन देगा यार? जिसको ऑफर दिया गया है। इट वुड ओनली बी मेड बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड,
राइट। नेक्स्ट दीजिए, देखिए एक्सेप्टेंस जो है ना वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए, यानी कि मैं एक्सेप्टेंस के ऊपर कंडीशंस नहीं लगा सकती। जैसे कि मिस्टर ए और मिस्टर बी वाला एग्जांपल देखा था हमने, वो कह रहे हैं मैं 7 लाख में गाड़ी खरीदना चाहता हूँ और मिस्टर बी आगे से कह देता है कि नहीं मैं तो इसको 8 लाख में बेचूंगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन इम्पोज की जा रही है, या फिर वो बोलते हैं कि यार इसको मैं बाद में दूंगा, ठीक है, तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा, राइट। अब जिस तरीके से ऑफर का कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सामने वाले पर्सन को ये बात पता नहीं चलेगी। आ जाते हैं दूसरी चीज के ऊपर, जो कहता है कि एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब मोड में होना जरूरी है, यानी कि अगर ऑफर के अंदर लिखा गया है कि एक्सेप्टेंस आपको इसी समय पे, इसी प्लेस पे, इसी तरीके से करनी है, तो वो एज इट इज होनी चाहिए, और अगर आप अपनी मर्जी चलाएंगे वहां पर तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस का कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा। ओके, इसका मतलब अगर कोई टाइम है एक्सेप्टेंस का, हमने यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स वाली बात की थी ना, अगर यूनिवर्सिटी आपको बोलती है कि आपको 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन सबमिट करानी है, और अगर आप 30 दिन के बाद सबमिट करवाते हैं तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं मानी जाएगी और आपका एडमिशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके, ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट केस जो है मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले का केस है, ये भी मैं अपने लेक्चर्स के अंदर कवर करूंगी, लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आखिर क्या साइलेंस को एक्सेप्टेंस की तरह ट्रीट करना चाहिए। द आंसर इज नो। अगर मैंने किसी को किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मे बी आई डोंट वांट टू आंसर, राइट। चलिए, अब एक्सेप्टेंस कंडक्ट से भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। अगर मैं एक शू पॉलिश करने वाले इंसान को मना नहीं करती कि देखिए मेरे शूज को पॉलिश मत कीजिए, तो ये एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। इसी तरीके से अगर मैं उनको पैसे दे देती हूँ तो वो भी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है, राइट। अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे, विच इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। हमने ये तो पढ़ लिया कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेक्शन 3 और सेक्शन 4 बात करने वाले हैं कि कम्युनिकेशन कैसे होनी चाहिए, राइट। चलिए बात करते हैं। सो सेक्शन 4 जो है ना वो बात करता है कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर पे। क्या कहता है, देखिए कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर कंप्लीट कब माना जाएगा, जब जिस पर्सन को ऑफर दिया जा रहा है उसको पता चल जाता है कि ओके मुझे ऑफर दिया जा रहा है, राइट। सो अगर मैं बात करूं प्रोमिसी की, तो उस केस में कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर तभी कंप्लीट माना जाएगा जब प्रोमिसी को पता चल जाएगा कि उसको ऑफर दिया जा रहा है, राइट। इसी तरीके से एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करें तो एक्सेप्टेंस के ना 2 मोड्स हैं, एक एक्ट और दूसरा ओमिशन। ये तो हमें पता है कि अगर सामने वाला पर्सन मुझे कहता है कि आप ये काम मत करना, जैसे मिस्टर बी अगर डांस शो में नहीं जाते तो वो उनके लिए एक वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। सिमिलरली कम्युनिकेशन बाय एक्ट, अगर मिस्टर ए मिस्टर बी के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि अपनी गाड़ी बेच दो 5 लाख में, और मिस्टर बी जो है कार कीज उनको पकड़ा देते हैं, एक्ट कर देते हैं, वो भी एक वैलिड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस माना जाएगा, राइट। अब इसको भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं कि इसको कंप्लीट कब माना जाएगा आखिर एक्सेप्टेंस को। तो देखिए, अगर मैं प्रपोजल की बात करूं तो प्रपोजल के अगेंस्ट में हम इस एक्सेप्टेंस को तब कंप्लीट मानेंगे जब हम लोग ट्रांसमिशन में डाल दे अपनी एक्सेप्टेंस को, यानी कि अगर मैं पोस्ट के थ्रू अपनी एक्सेप्टेंस भेज रही हूँ, मैं पोस्ट लिखकर भेज रही हूँ सामने वाले पर्सन को कि देखिए मुझे आपका ऑफर मंजूर है, तो जिस मोमेंट मैंने उसको ट्रांसमिशन में डाला, पोस्ट में डाला फॉर डिलीवरी, उस टाइम पर प्रपोजर यानी कि ऑफरर के अगेंस्ट मेरा एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाएगा, लेकिन मेरे लिए वो तभी कंप्लीट होगा जब वो पोस्ट उस ऑफरर को मिल जाएगा, राइट। सो अगेन द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा कम्युनिकेशन वाला पार्ट। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस। तो देखिए, परफॉर्मेंस को भी कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मूथ बॉल केस आप जगह जगह पर देखोगे, तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग मेरी केस लॉ वाली वीडियो जरूर देखें, राइट। तो देखिए, नॉर्मली तो जब सामने वाला पर्सन परफॉर्म करता है कॉन्ट्रैक्ट को, हम ये मान लेंगे कि परफॉर्मेंस हो गई है, लेकिन अगर एक्सेप्टेंस के टाइम पर एक चीज स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई थी कि जब आप परफॉर्म करें तो आपको सामने वाली पार्टी को बताना है, उस केस में आपको बताना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी परफॉर्मेंस जो है वो एडिक्वेट नहीं मानी जाएगी। सो इसी के साथ खत्म होता है हमारा दूसरा टॉपिक। अब आ जाते हैं हम फाइनली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो आपके लिए बहुत रेलिवेंट है, इसको प्लीज छोड़ के मत जाइएगा क्योंकि एग्जाम में डेफिनेटली आने वाला है, राइट। और ये बात कर रहे हैं रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में। अब देखिए, सेक्शन 4 जो है ना वो बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन। इससे पहले समझ लीजिए कि रेवोकेशन आखिर होता क्या है। रेवोकेशन का मतलब होता है कैंसिलेशन, यानी कि क्या मैं अपना ऑफर कैंसिल कर सकती हूँ? द आंसर इज यस, राइट। देखिए, अगर मुझे अपना ऑफर कैंसिल करना, अपना प्रपोजल कैंसिल करना है या अपना एक्सेप्टेंस कैंसिल करना है, तो जो भी पर्सन प्रपोजल दे रहा है
और उसने जैसे ही पोस्ट में डाल दिया, जैसे मैंने एक पोस्ट लिखा और मैंने सामने वाले पर्सन को बोला कि मुझे आपको ये गाड़ी बेचनी है, और फिर आप इसका 1 हफ्ते में जवाब दे दीजिए। लेकिन 1 हफ्ते से पहले ही मैं एक और पोस्ट डाल देती हूँ कि मुझे अब आपको ये गाड़ी नहीं बेचनी। तो ये कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन, और जिस मूवमेंट ये वाला चीज ट्रांसमिशन में आएगा, यानी कि जैसे ही मेरा पोस्ट जो है ट्रांसमिट होगा, वैसे ही मेरा कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन कंप्लीट माना जाएगा फ्रॉम माय एंड। लेकिन जब तक कि ऑफरी को पता नहीं चल जाता, तब तक इसको हम कंप्लीट नहीं मानेंगे एज अगेंस्ट द ऑफर। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई हो। अब हम लोग आगे बात करेंगे सेक्शन 5 की। और सेक्शन 5 क्या बोलता है कि प्रपोजल को आप कभी भी रिवोक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रपोजल को आप कभी भी रिवोक कर सकते हैं, लेकिन इट शुड बी डन बिफोर द एक्सेप्टेंस। सो सेक्शन 5 क्या बोलता है दैट ऑफर कभी भी रिवोक हो सकता है, बट बिफोर द एक्सेप्टेंस। क्योंकि एक बार एक्सेप्टेंस हो गई ना, तो इट इज इम्पॉसिबल टू रिवोकेट द ऑफर। देखिए, एक स्टेटमेंट भी कहा जाती है दैट एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट a matchstick does to the train of gunpowder। अब इसका मतलब क्या है कि बारूद के ढेर में अगर आप एक मैचस्टिक लगा देंगे ना, तो आग लग जाएगी। इसी तरीके से अगर एक बार ही ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया ना, तो वो एक अग्रीमेंट, एक प्रॉमिस बन जाएगा, उसके बाद उसको वापस नहीं ले सकते हो, राइट। तो देखिए, सेक्शन 5 समझ में आया आप लोगों को। अब बात करते हैं आगे। क्या कह रहे हैं कि एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर कब होनी चाहिए? जब तक ऑफर एग्जिस्ट करता है। देखिए, अगर मैंने यूनिवर्सिटी वाला एग्जांपल आप लोगों को दिया था ना, कि अगर यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की डेट ही थी 30 नवंबर, और आप लोग 1 दिसंबर को दे रहे हैं अपनी एप्लीकेशन, तो वो भी एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। इसका मतलब एक्सेप्टेंस जो है ना, आपको बिफोर द टाइम लैप्सेस, बिफोर द ऑफर लैप्सेस, उससे पहले करनी पड़ेगी। अब आगे आ जाइए कि अगर और हम लोग पढ़ लेते हैं आखिरी टॉपिक, विच इज मोड्स ऑफ रिवोकेशन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रिवोक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यानी कि एक ऑफर कब खत्म होगा। देखिए, अगर मैं सामने वाले बंदे को एक नोटिस दे दूं कि मुझे अब आपको ये ऑफर नहीं देना, मुझे आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, तो ये भी रिवोकेशन माना जाएगा। इसी तरीके से अगर टाइम खत्म हो गया ना ऑफर का, यानी कि 30 तारीख के बाद 1 तारीख हो गई, तो वो भी रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से अगर मैंने सामने वाले पर्सन को बोला था कि आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी है एक्सेप्टेंस के टाइम पर, और अगर वो पर्सन अपनी कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाता, तो नॉन कंप्लायंस ऑफ द कंडीशंस विल आल्सो रिजल्ट इन revocation of the offer, and the last thing is death and insanity of the offerer। अगर जिस पर्सन ने ऑफर दिया था वो उसकी डेथ हो जाती है, इंसैनिटी हो जाती है, वो इंसान अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो भी जो मेरा वैलिड ऑफर है वो लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा, राइट। अब अगर कोई पर्सन सामने से मुझे काउंटर ऑफर दे दे, तब भी मेरा इनिशियल ऑफर खत्म हो गया। ऑल्सो अगर उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया एज पर द प्रिस्क्राइब्ड मोड एंड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस, तब भी वो रिवोक हो जाएगा। एंड लास्टली, अगर मेरा ऑफर इलीगल हो जाए, यानी कि मोदी जी रात को 8 बजे आके बोलते हैं, देखिए भाई और बहनों, आज के बाद ये जो कॉन्ट्रैक्ट सब करने जा रहे हैं, अगर आप इस तरीके के किसी को भी ऑफर देते हैं, तो वो इलीगल है, गवर्नमेंट उसको प्रूफ नहीं करेगी। सो अल्टीमेटली ना चाहते हुए भी मेरा ऑफर रिवोक हो जाएगा। और इसी के साथ खत्म करते हैं हम लोग अपना चैप्टर 2, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा लेक्चर पसंद आया हो, तो प्लीज गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।